गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ रहे थे टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस तरह से साउथ अफ्रीका एक नए संविधान की तरफ बढ़ रहा है। और हमने उसमें पढ़ा कि 28 साल बाद नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया था। तो उसके आगे का जो कुछ टॉपिक जो हैं वो हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। At the midnight of 26 April 1994, democracy was adopted as a form of government in South Africa. सो नेल्सन मंडेला को जब छोड़ दिया गया, 28 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया। 26 अप्रैल 1994 की रात में, ठीक है, क्या हुआ है, साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिल जाती है। ठीक है, तो यानी कि डेमोक्रेसी वाज एडप्टेड एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका, यानी अब से 26 अप्रैल 1994 के बाद से साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल करने वाली है। आफ्टर 2 years अ कॉन्स्टिट्यूशन केम आउट which gave to its citizens the most extensive rights available in any country। और उसके 2 साल बाद क्या होता है, साउथ अफ्रीका के लोगों को एक ऐसा संविधान मिलता है जिसमें कि दुनिया के हर एक देश से ज़्यादा बहुत ही एक्सटेंसिव राइट्स जो हैं साउथ अफ्रीका के लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, यानी एक बहुत ही विस्तृत संविधान जो है साउथ अफ्रीका के लोगों को मिला, जिसमें उनको बहुत सारे अधिकार जो हैं दिए गए, जैसा कि अन्य देश जो अन्य डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें भी उतने अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा संविधान जो है साउथ अफ्रीका को इतनी मेहनत के बाद मिलता है। सालों उन्होंने अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फिर उन्होंने एक संविधान मिला उनको। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ा कि किस तरह से साउथ अफ्रीका अपार्थेड सिस्टम से एक नए संविधान की तरफ बढ़ा। नाउ अब हम जानते हैं वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज फर्स्ट it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together। हमने पहले एक बात कही थी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रूल बुक है, कुछ नियम कायदे कानून उसमें लिखे गए हैं। तो वो क्या है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग तरह के लोग हैं, कल्चर हैं, उनका फूड कल्चर अलग अलग है। ठीक है, तो बहुत उनकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, उनके त्यौहार अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एकजुट हैं, एक देश में रह रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का संविधान है वो लोगों के अंदर एक ट्रस्ट पैदा करता है, एक विश्वास पैदा करता है। ठीक है, और एक दूसरे को जोड़े रखता है, कोऑर्डिनेशन की फीलिंग आती है। यानी ये संविधान ही है जो लोगों को आपस में जोड़े हुए है। बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, डाइवर्स कल्चर है हमारा। हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, तो ये यूनिटी कहाँ से आती है, संविधान से आती है। संविधान ही हम लोगों को आपस में जोड़े रखता है, क्योंकि उसमें जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, वो सभी लोगों के लिए बराबर हैं। वो संविधान लोगों के बीच में डिफरेंस नहीं करता है। सेकंड पॉइंट है, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव द पावर टू टेक डिसीजंस। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करता है कि जो सरकार है वो किस तरह से बनेगी। ठीक है, और हु विल हैव द पावर टू टेक डिसीजंस, और उस गवर्नमेंट में फैसले लेने की जो पावर है वो किसके पास होगी। तो हर एक चीज़ को डिटेल में स्पेसिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत है। नाउ थर्ड पॉइंट, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर। साथ में ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सरकार की जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, उनको कंट्रोल करता है, उनको लिमिट में रखता है। ठीक है, सरकार, कोई भी सरकार अनकंट्रोल्ड वे में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ठीक है, उसको संविधान के दायरे में रहकर ही अपने डिसीजन लेने होते हैं। अपनी मर्जी से सरकार जो है फैसले नहीं ले सकती है। उसका हर एक फैसला जो होगा वो क्या होगा, संविधान के दायरे में होगा, एक लिमिटेड वे में होगा। जैसा संविधान में लिखा गया है
उसी तरीके से वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को उनके अधिकारों के बारे में भी बताता है, उनको जागरूक करता है कि हमें भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि मिले हुए हैं। ठीक है, और हमारे अधिकारों की रक्षा भी कौन करेगा? संविधान ही करता है। Now last point is it expresses the aspirations of the people about creating a good society. Aspirations हमने बताया था, aspirations होता है desire, इच्छा, ठीक है, महत्वाकांक्षा, आकांक्षाएं। तो एक एक गुड सोसाइटी किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, उस सोसाइटी, ठीक है, तो ये जो हमारी एक अच्छे सोसाइटी का डिजायर है, सपना है कल, ठीक है, वो कौन बताता है किस तरह की हो सकती है? वो हमारा संविधान बताएगा। ठीक है, उसमें हर एक रूल रेगुलेशंस है, उसमें लिखा गया है कि अगर हम पब्लिक प्लेस पे हैं तो हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो एक बहुत ही विस्तृत एक्सटेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारत का ही है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जो भारत का संविधान बन रहा था वो उसमें क्या प्रोसेस थे, किस तरह से वो बना। ठीक है, सो इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। सो 1928 में मोतीलाल नेहरू और बाकी कुछ अदर्स 8 कांग्रेस लीडर्स थे जिन्होंने भारत के संविधान को ड्राफ्ट किया, वो तैयार कर रहे थे उसका। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये काम किया 1928 में। ठीक है, इन 1931 द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फोकसेस ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। सो 1931 का जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, ठीक है, उसका फोकस क्या था? उसका मेन रेजोल्यूशन था, पॉइंट था कि जो स्वतंत्र भारत होगा उसका संविधान किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ अलग से नहीं है, आईएनसी ये वही है जो आज की कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, जो आज की कांग्रेस पार्टी है वही इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो आप देख सकते हैं। उसके अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी हैं। तो उस समय कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र बड़ी पार्टी थी। तो उनके क्या थे कि टाइम टू टाइम मीटिंग्स हुआ करती थी जिनको हम सेशन बोलते हैं। तो जो कराची में जो सेशन हुआ था 1931 में, वहाँ उस सेशन का जो फोकस था, जो मेन पॉइंट था, वो ये था, वहाँ डिस्कशन चल रहा था कि इंडिपेंडेंट इंडिया का जो संविधान है वो किस तरह का होना चाहिए। ये लोग उस संविधान पर डिस्कस कर रहे थे। नाउ फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो क्या क्या फैक्टर्स रहे होंगे जिन्होंने इस पर अफेक्ट किया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, हम फैक्टर्स मीन्स पूरे वर्ल्ड में कुछ इवेंट्स रहे होंगे जिनका असर जो है हर एक कंट्री पे पड़ा, तो भारत पे भी पड़ा। तो वैसे ही कुछ इवेंट्स थे जैसे आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस, द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रसिया। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ब्रिटेन में, बिल्स हैं, ठीक है, बिल्स ऑफ राइट यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रसिया, जो ये रसिया में समाजवाद की क्रांति होती है। तो ये हर एक बहुत बड़े इवेंट्स रहे हैं हिस्टोरी के, ठीक है, जिन्होंने हमारे संविधान में बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रसिया, ये चैप्टर आप हिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हैं, आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा भी है। ठीक है, तो ये सब आप वहाँ पढ़ेंगे भी। तो इन्होंने ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमारे संविधान पे अफेक्ट किया है। इसके बाद बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, यानी संविधान सभा। सो इन जुलाई 1946 इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस होते हैं, यानी कि जो संविधान सभा है उसमें कौन कौन सदस्य होने चाहिए, उनके लिए इलेक्शंस हुए। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था?
वो एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट है हमारा, ठीक है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट कर रहे थे, वो उनका काम था, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये अभी पार्ट इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट रह गया है, जिसको हम आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।